Hello dear students, welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. I am Dr. घनश्याम मिश्रा. Dear students, पहले प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको इकोनॉमिक्स की फंडामेंटल्स की थ्योरी बताया था. अब आपको ये पता चल गया कि प्राइस और क्वांटिटी दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है. तो लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट वीडियो. आज हम नए वीडियो के साथ में आए हुए हैं और उसको लिंक करते हुए आगे आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं. आइए देखते हैं प्राइस और क्वांटिटी, लॉ ऑफ डिमांड. यहाँ प्राइस का है डिपेंडेंट वेरिएबल है. डिपेंडेंट वेरिएबल ये होता है, प्राइस क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. अब डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि हमारे ऊपर ही सब कुछ आधारित है, यानी ईच एंड एवरी थिंग्स स्लोप अपवर्ड और डाउनवर्ड, या आप इंक्रीज इन क्वांटिटी और डिक्रीज इन क्वांटिटी, बोथ आर कंप्लीटली डिपेंडेड ऑन प्राइस. ठीक, आपको पहले ही बता दिया है कि अदर थिंग्स रिमेन सेम, बाकी सभी चीज़ें आपकी सेम रहेंगी, उसमें कांस्टेंट रहेंगी, कुछ भी नहीं चेंज होगा. तो आइए अब यहाँ पर इस ग्राफ को बिल्कुल मेमोराइज कर लो अपने दिमाग में. जैसे लॉ ऑफ डिमांड की बात आए तुरंत आपके दिमाग में ये ग्राफ आ जाना चाहिए. अगर आपके माइंड में ये ग्राफ सेट हो जाता है तो विश्वास मानो कभी भी लॉ ऑफ डिमांड में कोई गलती आपसे नहीं होगी. देखें, प्राइस क्या है, प्राइस इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल है और क्वांटिटी क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. यानी प्राइस डिपेंडेंट वेरिएबल है, प्राइस के चेंज होने पर ही क्वांटिटी बदलती है. प्राइस अगर स्थिर रहेगी तो क्वांटिटी नहीं बदलेगी, या बदलेगी भी तो हम इसकी लॉ ऑफ डिमांड में गणना नहीं करते हैं. और प्राइस के आधार पर ही, यानी प्राइस को ही हम बढ़ाएंगे तब उसकी फ्लक्चुएशंस को काउंट करेंगे, प्राइस को घटाएंगे तो फ्लक्चुएशंस को काउंट करेंगे, प्राइस को स्थिर रखेंगे तो कैलकुलेशन हम डिमांड की करेंगे, यानी क्वांटिटी की कैलकुलेशंस करेंगे. तो अब आपको ये देखना है कि प्राइस क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है. ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस ऑल क्वांटिटी चेंजेज आर टू बी कैलकुलेटेड अंडर लॉ ऑफ डिमांड. तो मांग का नियम अब आपको समझ में आ गया होगा कि मांग का नियम जो पूर्णतः आधारित है वो किस पर आधारित है, प्राइस पर. यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी ड्यू टू फ्लक्चुएशंस इन प्राइस. तो फ्लक्चुएशंस इन प्राइस इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिमांड या क्वांटिटी आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो फ्लक्चुएशंस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड, फ्लक्चुएशंस ऑलवेज डन. हम करते हैं, प्राइस को बढ़ाते हैं या प्राइस को घटाते हैं, तो उससे हमारी क्वांटिटी में जो भी परिवर्तन होता है यानी चेंज होता है उसे हम लॉ ऑफ डिमांड के अंदर कैलकुलेट करते हैं. राइट, यहाँ पर देखिए हमने कुछ प्राइस लिया है, कुछ क्वांटिटी लिया है, सीरियल नंबर है. प्राइस है, जब 100 रुपये था प्राइस तो क्वांटिटी 10 रुपये सेल होती थी. जब प्राइस आपकी 80 रुपये हो गई तो क्वांटिटी में इंक्रीमेंट हुआ 15. इसी तरह से 50 हुआ तो 25 और 40 हुआ तो 60. अब आप देखिए यहाँ पर इसे हम ग्राफ में कैसे प्रेजेंट किए हैं. व्हेन प्राइसेज आर 100, तो उस समय पर आपकी क्वांटिटी क्या थी, 10. ठीक, व्हेन प्राइसेज बिकम 80 तो क्वांटिटी देखिए बढ़ गई, अब कितना हो गया, 15. और जब प्राइसेज 50 हुआ तो हमारी क्वांटिटी और बढ़ गई यानी 25. जब प्राइसेज और घट गई यानी 40 हो गई तो हमारी क्वांटिटी हो गई 60. ठीक, अब आप देखिए यहाँ पर जैसे जैसे प्राइस हमारी घटती जा रही है वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी बढ़ती जा रही है. इसे अगर आप वाइस वर्सा यानी अपोजिट में लेकर के चलेंगे तो देखें, जब प्राइस 40 रुपये थी तो क्वांटिटी 60 थी. जब प्राइस मैंने बढ़ा दिया 50 कर दिया तो क्वांटिटी 25 हो गई. यानी कि अब क्या हुआ, ये ग्राफ ऐसे जा रहा है इधर के साइड से. जब आप प्राइस को बढ़ाते हुए चलेंगे तो ग्राफ बढ़ता हुआ जाएगा, जब प्राइस को घटाते हुए चलेंगे तो ग्राफ आपका ऐसे आएगा. राइट, तो ग्राफ लॉ ऑफ डिमांड जो है ये टोटली बेस्ड ऑन योर ग्राफ है और टोटली बेस्ड ऑन योर प्राइस है. तो प्राइस डिपेंडेंट है और क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है. जैसे जैसे प्राइस घटती है वैसे वैसे डिमांड बढ़ती है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है, क्योंकि आपको बता दिया गया है अदर थिंग्स रिमेन सेम. बाकी दिमाग में लगाने की ज़रूरत नहीं है कि सर प्राइस तो बढ़ेगी और हमारी इच्छा ही वही है खरीदने की, तो चाहे जितना भी प्राइस होगा मैं खरीद लूँगा. बच्चों, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया अदर थिंग्स रिमेन सेम, बाकी सभी चीज़ों को बिल्कुल आपको सेम रखना है. वहाँ पर आपकी फैशन, आपका टेस्ट, आपका इंटरेस्ट, आपका लग्जरियस गुड्स के लिए नीड
ठीक, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर कांस्टेंट हैं। लॉ ऑफ डिमांड इज ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स पर ही लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होता है। एबनॉर्मल गुड्स पर या एबनॉर्मल नीड पर कभी भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि आपको पहले ही मैंने एजम्पशंस में पढ़ा दिया है। ठीक, अब आप देखें स्पेशल लर्निंग पॉइंट, इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर यू ऑल, सभी के लिए, दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड गोइंग टू अपीयर इन एनी कॉम्पिटिशन। तो बच्चों हमारे वीडियो से होकर गुजरो, आप हमारे वीडियो से हो करके ही आप जाएं। दीज आर लर्निंग पॉइंट्स विच आर वेरी इसेंशियल फॉर यू ऑल। आप अपने एग्जाम में जाने से पहले अगर हमारे लर्निंग पॉइंट्स और हमारे एमसीक्यूज को अच्छी तरह से देख करके जाते हैं तो विश्वास है लॉ ऑफ डिमांड अगर आएगा तो उन क्वेश्चन से आपका 100% आप करके आएंगे। ये मेरा भी विश्वास है और आपका विश्वास उस समय बन जाएगा जब आप एग्जाम में बैठे होंगे तो याद आएगा घनश्याम मिश्रा ने क्या पढ़ाया था। देखें, द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड बेस्ड ऑन क्या है, सेटेरिस पेरिबस, सेटेरिस पेरिबस पर बेस्ड है। अभी आपको मैंने अभी आपको बताया था सेटेरिस पेरिबस एक जो है लैटिन वर्ड है और इसका मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेन सेम, अन्य सभी चीज़ें बिल्कुल सेम रहेंगी, अपनी जगह पर कांस्टेंट रहेंगी। तो जो एजम्पशंस पढ़ाया था उस एजम्पशंस को आपसे पूछा जा सकता है एजम्पशंस क्या हैं, तो आप एक वर्ड में बोलिए सेटेरिस पेरिबस। सेटेरिस पेरिबस है जो एजम्पशंस है, यानी ऑल एंड एवरी थिंग्स आर रिमेन सेम दैट कैन अफेक्ट द डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स। ध्यान रखिए नॉर्मल गुड्स का डिमांड इफेक्ट करेगा। तो द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन सेटेरिस पेरिबस मीन्स अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, सारी चीज़ें आपकी कांस्टेंट रहेंगी। क्या क्या रहेंगी, टेस्ट है, इनकम है, इंटरेस्ट है, रिलेटेड गुड्स का या पॉपुलेशन का, गवर्नमेंट पॉलिसी का, ये सारी चीज़ें क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। प्राइस एंड डिमांड हैज इनवर्स रिलेशनशिप, क्यों, प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशनशिप पहले ही आपको पढ़ा दिया, निगेटिव है। जब प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है और जब प्राइस घटती है तो डिमांड बढ़ जाती है। इसीलिए क्या बताया गया, प्राइस एंड डिमांड बोथ आर हैविंग निगेटिव या एडवर्स रिलेशनशिप बिटवीन ईच अदर। ठीक, दोनों के बीच में निगेटिव होता है और क्यों निगेटिव होता है इसको भी हमने पढ़ाया है और समझाने का प्रयास किया है। ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का सिंपल मीनिंग ये हुआ कि व्हाट एवर वी आर कंज्यूमिंग, जो कुछ भी मैं कंज्यूम करता हूँ, इट हैज समथिंग एक्सटेंट, इसका कुछ ना कुछ एक्सटेंट है। जैसे आपको केले बहुत पसंद हैं तो चलो ठीक है, 1 खाए, 2 खाए, 3 खाए, 4 खाए, बस ना, इसके बाद भी आपको 5, 6, 8, 10, 20, 50, 100, 200 खाते हुए चले जाओगे, नहीं। तो यू गॉट द सेटिस्फैक्शन ऑन फर्स्ट ऑफ यूनिट कंजम्पशन, जब आपने फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम किया उस समय पर आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, दूसरे में कम मिलता है, तीसरे में कम मिलता है। ये मैं आपको कंज्यूमर सरप्लस में पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पर क्या है, अब आप लर्निंग पॉइंट से अपने आप को देखें कि ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती है क्योंकि जैसे जैसे हम किसी भी प्रोडक्ट का या गुड्स का कंजम्पशन करते हैं तो धीरे धीरे हमारी इच्छाएं भर जाती हैं। और इनकम इफेक्ट में क्या है, रियल इनकम और यूटिलिटी परचेजिंग पावर। जब रियल इनकम होती है यानी जो एक्चुअल इनकम होती है दैट इज ऑलवेज लिमिटेड, तो इट इज कॉल्ड रियल इनकम। तो रियल इनकम लिमिटेड होती है तो वी प्रोपोर्शनेट द रियल इनकम इन डिफरेंट कंजम्पशन यूनिट्स। हम सभी पर अलग अलग पैसा रखते हैं। जैसे मान लीजिए दूध के लिए है तो दूध के लिए मैंने 2000 रुपये रख रखा है। अब अगर रेट बढ़ेगी तो मुझे क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी और अगर रेट घटेगा तो मैं 2000 का ही मिल्क परचेज करूँगा, इसलिए हम उसे क्वांटिटी बढ़ा लेंगे। रेट घटता है तो क्वांटिटी बढ़ा लेंगे, रेट बढ़ेगा तो हम क्वांटिटी घटा लेंगे। अब हम घर से 100 रुपये लेकर सब्जी लेने गए, उस दिन 100 रुपये किलो आलू बिक रही है तो मैं 1 किलो लाऊंगा, और अगर आलू 25 रुपये किलो है तो मैं 4 किलो लाऊंगा क्योंकि मेरे पास तो केवल 100 रुपये ही हैं। तो यहाँ पर इनकम इफेक्ट का मतलब यहाँ पर ये बताया गया कि रियल इनकम से, इनकम इफेक्ट का मतलब सिर्फ रियल इनकम से ही लगाइएगा, तभी आप लॉ ऑफ डिमांड के प्रीव्यू में आ पाएंगे, तभी आप इसके अंदर रहेंगे और अदरवाइज बाहर निकल जाएंगे। अब आपके मन में होगा सर हमारी इनकम तो कभी बहुत ज़्यादा हो जाती, कभी बहुत कम होती है, कभी कभी तो हमारे पास 100 करोड़ रुपए आ जाते हैं। भाई वो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इट इज़ एप्लीकेबल ऑन दोज पर्सन हु आर गेटिंग अ फिक्स अमाउंट, फिक्स इनकम। जो फिक्स इनकम वाले व्यक्ति हैं उन्हीं के लिए तभी रियल इनकम की बात की गई है। अनर्गल इनकम या ब्लैक इनकम की बात बिल्कुल मैं नहीं करूँगा यहाँ पर। सब्स्टिट्यूशनल प्रोडक्ट इफेक्ट,
सब्स्टिट्यूशनल प्रोडक्ट इफेक्ट का मतलब ये हुआ, एक वस्तु की अगर रेट बढ़ जाती है तो हम उसी के कंपेरेटिव में जो दूसरी वस्तु से सेम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है मैं उसे खरीद लेता हूँ। जैसे अभी आपको लगा मुझे थम्स अप पीना है, तो आपके पास केवल 20 रुपये हैं, तो थम्स अप 20 रुपये में छोटी बाटल मिल जाती है। आप 20 रुपये लेकर के गए, लेकिन उसने कहा सर आज थम्स अप का रेट बढ़ गया, 25 हो गया। तो आपने तुरंत पूछा क्या पेप्सी है? ठीक, आप पेप्सी लेकर के, और पेप्सी का रेट बिल्कुल सेम रहा, 20 रुपये ही रहा, तो आप 20 रुपये दे करके पेप्सी पी लेंगे, उस दिन थम्स अप नहीं पिएंगे। ठीक, अब इसको क्या बताया गया? सब्स्टिट्यूशनल प्रोडक्ट इफेक्ट, यानी कि जब हम सेम प्रोडक्ट के लिए सेम अपने सेटिस्फैक्शन के लिए दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट को सिलेक्शन का पॉइंट होता है, यानी दोनों में से किसी एक को मैं सेलेक्ट कर सकता हूं, तो उसे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट जब एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर दूसरे की प्राइस घटेगी तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। यानी आपके पास अगर दो प्रोडक्ट हैं, सपोज कीजिए पेप्सी और थम्स अप, तो अगर पेप्सी का रेट बढ़ गया तो डिमांड किसका बढ़ेगा? सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट यानी आपका थम्स अप का बढ़ जाएगा। ठीक, और अगर थम्स अप का रेट कम हो गया तो तुरंत ही आपका क्या होगा? डिमांड बढ़ जाएगी थम्स अप की, पेप्सी की घट जाएगी। राइट, तो दिस इज सब्स्टिट्यूशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखें कंज्यूमर साइज। हाँ, एक बात और भी है, कंज्यूमर की अगर साइज छोटी है, यानी कंज्यूमर्स वहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं, तो आपका डिमांड भी कम होगा, और अगर कंज्यूमर बहुत ज़्यादा रहते हैं तो आपका डिमांड बहुत ज़्यादा होगा। ठीक, कंज्यूमर साइज पर भी डिपेंड करता है। मिल्क है, डिफरेंट यूजेज हैं। अब मिल्क है, उसी से मीठा भी बनता है, उसी से दही भी बनता है, उसी से आपके घी भी निकलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनके अगर किसी भी प्रोडक्ट का मल्टीपल यूज हो तो ऐसे में उनकी किसी की भी डिमांड बढ़ने पर अपने आप ही इसकी डिमांड किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने पर अपने आप ही इसका सप्लाई बढ़ जाएगी, या किसी भी प्रोडक्ट का रेट घटने पर, रेट बढ़ने पर अपने आप ही इसका इफेक्ट टोटलिटी पर पड़ जाएगा, यानी जिससे ये प्रोड्यूस होता है। तो मिल्क का रेट आपका बढ़ेगा या घटेगा, तो मिठाई का भी चेंज हो जाएगा, दही का भी चेंज हो जाएगा, घी का भी चेंज हो जाएगा, बटर का भी चेंज हो जाएगा, यानी सभी के रेट अपने आप में इफेक्ट करने लगेंगे। अब देखिए, पहले समोसा मिलता था 1.5 रुपये में 1 मिलता था, 5 रुपये में 3 मिल जाते थे। आज क्या स्थिति है? आज आप समोसे खरीदने जाओ तो कहीं तो 5 रुपये के मिल रहे हैं, कहीं 10 रुपये के मिल रहे हैं, कहीं 15 रुपये के मिल रहे हैं। अब आप समझिए, क्योंकि इनके जो रेट्स हैं वो समोसे पर बेस्ड नहीं है, बल्कि आलू पर बेस्ड है, मैदा पर बेस्ड है, ऑयल पर बेस्ड है, और कारीगर जो बनाने वाला है उस पर बेस्ड है। राइट, तो जब इनके रेट बढ़ेंगे तो समोसे का रेट अपने आप बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जो डिफरेंट यूजेज वाले प्रोडक्ट होते हैं उनका रेट बढ़ने से जो कंक्लूसिव प्रोडक्ट जो प्रिपेयर किया जाता है उसका रेट बढ़ जाएगा। जैसे मिल्क का रेट बढ़ने पर आपका चाय का रेट बढ़ेगा, आपका बटर का रेट बढ़ेगा, घी का बढ़ेगा। ठीक, ऐसे ही सेम आलू का रेट बढ़ने पर समोसे का रेट बढ़ जाएगा, मैदा का रेट बढ़ने पर समोसे का रेट बढ़ जाएगा। ठीक, समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशंस ऑफ बीकॉम 11th, 12th, BBA एंड MBA, उनके लिए शिफ्ट और मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल पॉइंट है। यहाँ पर आपको देखना है शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है, मूवमेंट ऑफ डिमांड कर्व क्या है। शिफ्ट और मूवमेंट में दोनों में हमने शिफ्ट और मूवमेंट दोनों एक ही है, दोनों को हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। देखिए, मूवमेंट along the some demand curve, along the same demand curve, movement along the same demand curve फर्स्ट देखें, और सेकेंड है मूवमेंट या शिफ्ट इन डिमांड, सेम डिमांड कर्व पर, और या मूवमेंट और शिफ्ट इन डिमांड, इन दोनों पर एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। देखें, मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व। अब देखें, एक ही डिमांड कर्व है जहां पर आपकी क्या है, प्राइस अपवर्ड या डाउनवर्ड होने से क्वांटिटी अपवर्ड या डाउनवर्ड होती है। ठीक, ये तो आपको हम पढ़ाते हुए आए हैं अभी तक।
अब देखिए शिफ्ट इन डिमांड कर्व ये क्या है, जब डिमांड कर्व बैकवर्ड या फॉरवर्ड ये शिफ्टिंग होती है तो इसे हम शिफ्ट इन डिमांड कर्व कहते हैं। आइए देखें ग्राफ पर, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए कंट्रैक्शन और एक्सटेंशन, कंट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन बोथ अंडर बोथ ऑफ द डिमांड कर्व। आप देखें ये जब अपवर्ड होगा, यानी दिस इज योर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ पर बताया गया जब प्राइसेज आपकी 15 थी तो क्वांटिटी आपकी 30 है, और जब प्राइसेज आपकी रिड्यूस हुई 10 हुआ तो क्वांटिटी आपकी बढ़ करके 40 हुआ। अब आप देखें कि यहाँ पर क्या हुआ, क्वांटिटी को बेस मानिए, क्वांटिटी को क्या है, बेस है। तो क्वांटिटी पहले आपकी 40 थी, अब बढ़ करके हो गई 30। क्वांटिटी पहले आपकी 40 थी, 1 मिनट देखिए बच्चों, कंट्रैक्शन क्या होता है, जब अपवर्ड ग्राफ जाता है, जब ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा तो उसे कंट्रैक्शन कहेंगे। एक्सटेंशन में जब ग्राफ नीचे के साइड में जाएगा तो उसे एक्सटेंशन कहेंगे। बोथ ग्राफ्स आपके सामने हैं, दोनों ही ग्राफ्स आपके सामने हैं। एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी है और वाई एक्सिस पर आपकी प्राइस है। यहाँ पर भी एक्स पर क्वांटिटी है और वाई पर प्राइस है। अब आप समझिए, देखें जब प्राइस थी 15 तो आपकी क्वांटिटी क्या थी, 30। जब प्राइस आपकी घट करके 10 हो गई तो उस समय पर क्वांटिटी हो गई आपकी 40। ये क्वांटिटी आपकी 40 हो गई। तो देखें अब अगर क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो हमारी जो डिमांड कर्व थी, पहले ये डिमांड कर्व थी 15 पर और इसके बाद अब 40 पर ये हो गई, राइट। तो डिमांड क्या हुआ, ऊपर के साइड में स्लोप हो गया, इट स्लोप अपवर्ड, राइट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्राइसेज के घटने पर डिमांड बढ़ गई और प्राइसेज के बढ़ने पर डिमांड घट गई। तो जब आपकी स्लोप अपवर्ड होगा तो इसे कंट्रैक्शन कहते हैं। एक्सटेंशन में बिल्कुल अपोजिट होता है। एक्सटेंशन में अपोजिट होता है, जब प्राइसेज आपकी 15 थी तो उस समय पर क्वांटिटी 20 थी और जब प्राइसेज घट करके 10 हो गई तो क्वांटिटी 40 हो गई। तो अब क्या हुआ, पहले ये था, बाद में ये हो गया, तो ये डाउनवर्ड स्लोप हुआ, डाउनवर्ड स्लोप, ठीक। इसे हम एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर कहते हैं। कंट्रैक्शन याद रखें, कंट्रैक्शन में ऊपर के साइड में और एक्सटेंशन में नीचे के साइड में ग्राफ स्लोप होता है, राइट। नेक्स्ट देखें शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, इट इज वेरी एसेंशियल। शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व आपको जैसे कंट्रैक्शन पढ़ाया अभी आपको और एक्सटेंशन। कंट्रैक्शन और एक्सटेंशन में प्राइस में चेंज करने के बाद मैंने फ्लक्चुएशंस कैलकुलेट किया, राइट। प्राइस में तो लॉ ऑफ डिमांड को पूरी तरह से पॉइंट आउट कर रहा है कंट्रैक्शन और एक्सटेंशन, राइट। और अब आपका शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व है। शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व में बता रहे हैं कि व्हेन देयर इज चेंज इन इनकम पॉलिसी, पॉपुलेशन, साइज, यानी जो अभी आपको हमने सेटिरस पेरिविस में बताया था, अदर थिंग्स रिमेन सेम। अगर ये सेटिरस पेरिविस को हटा दिया जाए उसके बाद क्या होगा, आपके इनकम में भी चेंज हो सकती है, पॉपुलेशन में भी चेंज हो सकती है, एडवर्टीजमेंट भी हो सकता है, टेस्ट और इंटरेस्ट, ये सभी इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। जब ये सभी इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं तो हमारा जो डिमांड कर्व है वो या तो फॉरवर्ड होता है या तो बैकवर्ड होता है। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड होना शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व कहलाता है। यानी व्हेन अदर थिंग्स नॉट सेम, अभी तक क्या था, अदर थिंग्स रिमेन सेम, अब हो गया अदर थिंग्स नॉट रिमेन सेम। अब अदर थिंग्स विल अफेक्ट द डिमांड, जब अदर थिंग्स अफेक्ट करेंगे डिमांड को तो शिफ्ट होगी। जब अदर थिंग्स रिमेन सेम रहेंगे तो आपका क्या होगा, एक्सटेंशन होगा और कंट्रैक्शन होगा, राइट। अब देखिए व्हेन देयर इज चेंज इन इनकम पॉलिसी, पॉपुलेशन, साइज, एडवर्टीजमेंट, टेस्ट, इंटरेस्ट एक्सेट्रा, इन सच केस डिमांड शिफ्ट ऑफ डिमांड अकर्स आइदर फॉरवर्ड और बैकवर्ड, या तो वो आगे की तरफ बढ़ते हैं या तो पीछे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपका एक छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने, इफ इनकम इज ₹10,000 एंड प्राइसेज अवेलेबल ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ को आप अपने माइंड मेकअप कर लीजिए, किसी भी चीज़ के लिए बनाना का ले लीजिए। तो ₹10 अगर प्राइस थी तो आप 100 यूनिट्स एक्वायर कर रहे थे,
और उसके बाद जब आपकी इनकम 20,000 हो गई, प्राइसेज बिल्कुल सेम रही, प्राइसेज में कोई चेंज नहीं हुआ, डिमांड बढ़कर 150 हो गई। क्यों? क्योंकि जब हमारी इनकम ज़्यादा होगी तो मैं अपने कंजम्पशन पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करने की कोशिश करूँगा। मे भी पॉसिबल उसी प्रोपोर्शन में तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन वो प्रोपोर्शन कम होकर के फिर भी डिमांड एक्सेस होगी। देखिए, सम केसेस वुड अकर इन टेस्ट, प्रेफरेंस, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, वेदर, एक्सपेक्टेशन एसेट्रा। बट तो ये अब आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, प्राइसेज सेम रही, प्राइसेज बिल्कुल आपका सेम रहा, और इसके बाद पहले क्वांटिटी थी 100, फिर इसके बाद क्वांटिटी बढ़ करके 150 हो गई, बढ़ गई। ठीक, तो पहले आपका डीडी लाइन ये था, अब डीडी लाइन बढ़ करके ये हो गया, तो इसे क्या कहेंगे, आगे की तरफ बढ़ा, यानी फॉरवर्ड, आगे की तरफ गया ना, तो आप इसे क्या कहेंगे, फॉरवर्ड। और इसी का जस्ट अपोजिट देख लो, अपोजिट देख लो कि जब इनकम कम हो गई तो लोगों ने क्वांटिटी एक्वायर करना, क्वांटिटी खरीदना छोड़ दिया या कम कर दिया। ठीक, तो प्राइसेज बिल्कुल सेम रहेंगी और उस समय पर डीडी लाइन क्या होगी, नीचे के साइड में घट जाएगी, यानी डीडी लाइन, डीडी जो शिफ्ट है ये बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, पहले ये थी बाद में ये हो गई। ठीक, अब बैकवर्ड इज वाइस वर्सा ऑफ फॉरवर्ड। लेस इनकम, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ पेट्रोल, अनफेवरेबल टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सेस अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एसेट्रा, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो बच्चों ये पॉइंट्स बिल्कुल याद कर लीजिए। शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व में डिमांड लाइन आगे और पीछे होती है, लेकिन कंट्रैक्शन और एक्सटेंशन में डिमांड लाइन बिल्कुल सेम रहती है। जैसे आपने डिमांड पढ़ा था वही बिल्कुल सेम रहती है, क्वांटिटी बढ़ती है और प्राइस भी घटता है। प्राइस और क्वांटिटी दोनों में अगर चेंजेज होगी तो कंट्रैक्शन और एक्सटेंशन होगा, और अगर प्राइस कांस्टेंट होगी, केवल क्वांटिटी इंक्रीज होगी, तो आपका यहाँ पर शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व होगा, शिफ्ट अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। नेक्स्ट देखें, टाइप्स ऑफ डिमांड। डिमांड कितने टाइप का होता है? नंबर 1, कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड अभी अभी जस्ट आपको पढ़ाया। जैसे दूध, मिल्क है, तो मिल्क के बहुत सारे यूजेज हैं। मिल्क से चाय भी बनती है, मिल्क से कर्ड भी बनता है, मिल्क से आपकी घी भी बनता है, मिल्क से मिठाई भी बनती है, बहुत सारी चीज़ें इसमें मिल्क में होती हैं। तो इसे कंपोजिट डिमांड कहते हैं। जैसे कोई घी खाना पसंद करता है, कोई दही खाना पसंद करता है, कोई मीठा खाना पसंद करता है, लेकिन सब जगह पर ज़रूरत तो दूध की ही है ना। ठीक, तो आप किसी की भी क्वांटिटी बढ़ाएं, किसी भी चीज़ की डिमांड बढ़ा दें, डिमांड अपने आप मिल्क की बढ़ जाएगी। यहाँ पर मल्टीपल यूजेज यानी कंपोजिट डिमांड कहते हैं। डेरिवेटिव डिमांड, देखिए डेरिवेटिव डिमांड वो डिमांड होता है जब हम किसी भी रॉ मटेरियल से कोई भी फिनिश्ड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसे डेरिवेटिव डिमांड कहते हैं। जैसे पेंसिल बनाने के लिए आपको वुड चाहिए, आपको कलर चाहिए, आपके पास पॉइंट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम एक्वायर करते हैं, खरीदते हैं, तब एक पेंसिल बनती है। ठीक, अब जब पेंसिल का डिमांड आप इंक्रीज करते हैं तो इन सभी चीज़ का डिमांड बढ़ जाती है, या पेंसिल का डिमांड अगर डिक्रीज होती है तो इन सभी का डिमांड अपने आप डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट देखें, जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड में आपको ये देखना है कि एक के बिना दूसरा पूरा ही नहीं हो सकता, तो इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट भी कहते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट भी कहते हैं। यानी कि व्हेन एनी प्रोडक्ट, पेट्रोल महंगा हुआ तो बाइक की सेल कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नो बाइक कैन रन विदाउट पेट्रोल। पेट्रोल से कार है, पेट्रोल से ही ट्रक है, पेट्रोल से बहुत सारी गाड़ियां हैं जो पेट्रोल से ही चलती हैं। गाड़ियां महंगी होंगी और पेट्रोल भी महंगा होगा तो वही व्यक्ति खरीदेंगे जो इसे अफोर्ड कर सकते हैं, और अदरवाइज वहाँ पर ऐसे डिमांड को, यहाँ पर हमें कंपोजिट डिमांड बताना, जॉइंट डिमांड बताना है। ठीक, तो जॉइंट डिमांड यानी जब गाड़ियाँ ज़्यादा होंगी तो अपने आप पेट्रोल ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होगा, जब गाड़ियाँ कम होंगी तो पेट्रोल का डिमांड कम होगा। राइट। डायरेक्ट डिमांड ये किसी भी नॉर्मल गुड्स का हो सकता है, सभी नॉर्मल गुड्स पर डायरेक्ट डिमांड ही अप्लीकेबल होता है।
टाइप्स ऑफ गुड्स, गुड्स कितने टाइप के होते हैं। नॉर्मल गुड्स, बच्चों याद रखो नॉर्मल गुड्स पर ही लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल होती है, केवल नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर सोल्ड और परचेज इन द मार्केट। ठीक, हम नॉर्मली जिसे अपने कंजम्पशन में यूज करते हैं, ऑल ऑफ द कंज्यूमर्स यूजेज नॉर्मल गुड्स। ठीक, जैसे आपके कपड़े हैं, आपके टूथब्रश हैं, आपके पेन है, पेंसिल है, कॉपी है, बुक्स हैं और सोप हैं, ये सारी चीज़ें आपके नॉर्मल गुड्स आती हैं। ठीक, और इन्फीरियर गुड्स वो होती है जो कंडम क्वालिटी की गुड्स होती है, ख़राब गुड्स होती है, उसे हम इन्फीरियर गुड्स कहते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होता है जो एक की जगह पर दूसरे का यूज करने से सेटिस्फैक्शन सेम मिलता है, उसे हम सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। कोई चाय पीना पसंद करता है, कोई कॉफ़ी पीना पसंद करता है, कोई कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करता है। ठीक है, अगर चाय का रेट बढ़ जाता है तो हम कॉफ़ी पीकर संतुष्ट हो जाते हैं, और अगर कॉफ़ी का रेट बढ़ जाता है तो मैं चाय पीकर संतुष्ट हो जाते हैं, तो इसे सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या जॉइंट प्रोडक्ट दोनों एक ही है, जैसे पेन के साथ इंक है, शूज के साथ सॉक्स है, पेट्रोल के साथ कार है, एक्सेट्रा। तो ये सभी टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ डिमांड टॉपिक हैज बीन कंप्लीटेड इन 2 वीडियोज। दोनों वीडियो को एक साथ देखें, पहले वीडियो को देखने के बाद तुरंत दूसरा वीडियो खोलेंगे, बिकॉज इट इज इंटर रिलेटेड टू ईच अदर, दोनों इंटर रिलेटेड हैं। तो दोनों वीडियो को जब आप एक साथ देखेंगे तब आपको लॉ ऑफ डिमांड बिल्कुल कंप्लीट मिल पाएगा। इसके बाद अभी तुरंत ही हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यूज दे रहे हैं। हमारे वीडियो देखने के बाद एमसीक्यू को कीजिए, आपका कंप्लीट चैप्टर बिल्कुल पूरा हो जाएगा। और विश्वास मानिए जो हमने एमसीक्यू भी निकाले हैं ये बिल्कुल अपने एक्सप्लेनेशन से, अपने डिस्कशन से सभी एमसीक्यूज उसी के रिलेवेंट हैं। तो आप हमारे टॉपिक्स को पढ़ने के बाद, चैप्टर को पढ़ने के बाद आप एमसीक्यू को तुरंत देखना बिल्कुल ना भूलें। एमसीक्यू को देखने से ये पूरा रिवीजन हो जाएगा। थैंक यू।